चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली। महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, वो अवैध है। ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन था। सुबह से ही लोकसभा में काफ़ी हंगामा देखने को मिला, लेकिन आज दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा छोड़कर राज्यसभा में क्यों बोलने आए, अबोध बालक पर क्यों छिड़ा संग्राम और कोटद्वार में इंसानियत की मिसाल पेश करने वाले दीपक का किसने किया जिक्र, पूरी कहानी बताने आए हैं हम। नमस्ते, मेरा नाम है सद्दाम और आप देख रहे हैं संसद में खास। ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास हो गया। लगभग 22 सालों बाद ऐसा हुआ कि जब प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोलने आए। उन्होंने अपने स्पीच में कई मुद्दों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया। सुनते जाइए। आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं। पीएम की स्पीच के दौरान विपक्ष वॉकआउट कर गया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में पीएम की स्पीच जारी रही। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न तो इच्छा शक्ति है और न ही विजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कल लोकसभा में राष्ट्रपति के संबोधन पर चर्चा नहीं हो सकी, यह संविधान का अपमान है। आदिवासी परिवार से आई महिला राष्ट्रपति का अपमान है। विपक्ष को संविधान शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी का सवाल है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं है तो मैं देश को लोगों को कहूं, कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण है, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था, और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, मैं कोटि कोटि देशवासियों का आभारी हूं। उन्होंने सेवा करने का अवसर दिया। हमारी काफी शक्ति उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। दुनिया के मन में जो उनके समय की छवि है, उस छवि को धोने में मेरी ताकत लगती है। ऐसा बर्बाद करके रखा हुआ था, और इस काम के लिए हमने फ्यूचर रेडी पॉलिसीज पर बल दिया है। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली। महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। एक दिन पहले लोकसभा में जब विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया, पीएम की चेयर का घेराव किया, तब आसन पर संध्या राय थी। उन्होंने कहा कि सभी प्रधानमंत्री को सुनना चाहते थे, लेकिन ऐसा माहौल बन गया था कि मुझे सदन स्थगित करना पड़ा। संध्या राय ने कहा कि तब महिला सांसद एकदम से प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ आ गई थी। इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूंगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। लोकसभा स्थगित होने के बाद राज्यसभा में दिन भर क्या हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। जेपी नड्डा ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी पार्टी के भीतर भी यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में काम लोकतांत्रिक तरीके से ही होती है।
पार्टी को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और उसे कभी भी किसी अबोध बालक का बंधक नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते जाइए। आपने देख लिया प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले लोग किस तरीके से प्रजातंत्र का मजाक करते हैं और गला घोटते हैं, वो हमको सामने दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। आपने सभापति जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एक बार नहीं 3 बार मौका दिया पूरी, और उन्होंने अपनी पूरी बात कही है। जिन्होंने समझना ही नहीं है, जिनका उद्देश्य प्रजातंत्र चले, हाउस चले, डेमोक्रेसी चले, ये नहीं है, बल्कि एक परिवार की चले, तो उनको बता देना चाहते हैं ये 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये परिवार के बंधक नहीं बनेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। जेपी नड्डा के इस आरोप पर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए और उन्होंने तीखा पलटवार किया। खड़गे ने कहा कि आपको तो प्रधानमंत्री मोदी ने बंधक बना रखा है, आप उनकी राय के बिना कुछ भी नहीं बोल सकते। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम चीन के मुद्दे पर बोलना शुरू कर देंगे तो सत्ता पक्ष उससे भी सहमत नहीं होगा। खड़गे ने अपने बयान में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। राज्यसभा में आज पक्ष विपक्ष में काफ़ी तल्खी देखने को मिली। बिना नाम लिए आरोप लगाए गए, लेकिन जिस अबोध बालक शब्द को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने इसका मतलब समझाया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनते हैं। सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से पूरा सम्मान किया जाता है। सर, नेता सदन ने यदि अबोध शब्द का प्रयोग किया है तो बोध का अर्थ होता है ज्ञान, इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है। सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। और अबोध होने का प्रमाण ये जिसे ये ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है, वो अबोध है। सर, जिसे ये ना पता हो कि सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, वो अबोध है। इस तीखी नोकझोंक के बाद सदन का माहौल थोड़ा शायराना हुआ। मैं नाम लूं या ना लूं, आपको समझ में आ गया होगा। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने शायराना अंदाज में कोटद्वार में इंसानियत की मिसाल कायम करने वाले दीपक कुमार का मुद्दा उठाया और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है। आज दोनों सदनों में क्या कुछ घटा, पूरा सार कुछ यूं था। कोशिश की गई है कि सारी किरदारों की बात आपको बता दी जाए, लेकिन आज संसद में किस नेता का भाषण आपको कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस स्पेशल शो संसद में खास में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरे के पीछे मिनहाज है, उन्हें भी शुक्रिया कहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।